बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, आज का जो टॉपिक है वो आपसे बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जब आप ये टैक्स सीख लेंगे तो उसके बाद यकीनन आप किसी टैक्स पेयर को, किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल पर्सन को जाके आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास कैसे अथॉरिटी आ सकती है, उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सारा अच्छी तरह समझेंगे, तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला। ये 223 सेक्शन है, 223 अंडर सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। अपीयरेंस बाय द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, कि कौन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है किसी का, कौन जाके उसकी किसी की बिहाफ पे अपीयर हो सकता है, किसी कंपनी की बिहाफ पे वो कौन हो सकते हैं। सब सेक्शन 1 है, एनी टैक्स पेयर हु इज़ इंटाइटल्ड आर रिक्वायर्ड टू अटेंड बिफोर द कमिश्नर अपील आर एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं किन चीज़ों की। कोर्ट्स में तो यकीनन एडवोकेट हो सकेंगे, मतलब जब हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो तो एडवोकेट के बगैर कोई नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी ने अपीयर होना है कमिश्नर अपील के, यहाँ आपका पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केस जाता है, पहले अपील में आप जाते हैं, अपील में जाना है, आर एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जुडिशियल का ही इदारा होता है, जिस पे 2 मेंबर होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर होता है या अकाउंटेंट मेंबर, वो होता है एफबीआर का नुमाइंदा, और एक कोई हाई कोर्ट के जज के लेवल का दूसरा मेंबर होता है। तो ये एपिलेट ट्रिब्यूनल होता है। तो इसमें आप पहली फॉरम कमिश्नर, दूसरा कमिश्नर अपील और तीसरा एपिलेट ट्रिब्यूनल इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस मे एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर अंडर सेक्शन 176 अटेंडेड पर्सनली। ये मैडम जानती हैं कि 176 का जो बयान होता है वो आपका पर्सनल बयान होता है, उसमें आप किसी को ऑथोराइज नहीं कर सकते और कोई नहीं जा सकता। तो कहता है किसी भी बंदे को रिक्वायर्ड हो कि उसने इन 3 फोरम पे जाना है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, एक्सेप्ट किसके, कि अगर 161 का बयान हो तो उसके अलावा 161 का बयान में उसे आप ही खुद जाना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्स पेयर शैल बी अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन अंडर सेक्शन 172 एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नेमली। आपको याद होगा कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसमें एक लिंक में हम जाके रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे थे कि यहाँ अंडर सेक्शन 172 रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। उसमें हम ऑडिटर्स की कर रहे थे, लायर की, कंसल्टेंट की, कोई भी हो सकता है। तो पहली तो बात यह है कि जो उसका उस लिंक में दिया हुआ है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172, वो उसमें अपीयर हो सकता है एक बंदा। दूसरा कौन सा हो सकता है जी, आगे उसके बाद नेमली नीचे दिए हुए हैं, जिसमें क्लास ए है, ए रिलेटिव ऑफ द टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर की बेस पे उसका बेटा जाके भी दे सकता है, कोई मसला आ रहा है उसको, ठीक है, उसका बेटे का बाप जाके दे सकता है, जो भी रिलेटिव होगा, ब्लड रिलेशन है। एक करंट फुल टाइम एम्प्लॉई ऑफ द टैक्स पेयर, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई होगा, उसके पास उसका कार्ड होगा, उसका वो पैकेज में सैलरी उसको जा रही होगी, तो वो करंट एम्प्लॉई भी जो है वो भी जाके ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर रिप्रेजेंट कर सकता है। मिसलन उनका अकाउंटेंट है, उनका फाइनेंस मैनेजर है, उनका टैक्स मैनेजर है, वो भी जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लास सी है, एनी ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक with which the taxpayer maintain a current account or has other regular dealings, या किसी भी बैंक का कोई ऑफिसर जिसमें उसका अकाउंट है और उस अकाउंट के रेलेवेंट जब होगी तो वो बैंक वाला तो वही जाके उसमें बयान करेगा ना, बताएगा, वो भी जाके अटेंड कर सकता है। तो ये अब क्लास डी में आ गई मैडम, एनी लीगल प्रैक्टिशनर इंटाइटल टू प्रैक्टिस इन अ सिविल कोर्ट इन पाकिस्तान। तो मैडम ये तो आपके पास है ना लाइसेंस, तो आप भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। एनी अकाउंटेंट, अब ये अकाउंटेंट को आगे जाके डिस्क्राइब मैं करूंगा कि अकाउंटेंट का मतलब क्या है, ठीक है। आर एनी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर,
या फिर इसको ITP कहते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। इसमें ये दो जो चीज़ें हैं ना, अकाउंटेंट का चलो मैं इधर क्योंकि आगे जाके इन्होंने वो और चीज़ों को डिस्कस करना है, तो इसमें चौधरी साहब का भी मुद्दा है, एक शुरू से आ रहा है क्वेश्चन, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें अकाउंटेंट का भी बता देता हूँ। अकाउंटेंट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान, जो CA है या ACMA है, उसको अकाउंटेंट की डेफिनेशन में वो लेते हैं। और फिर नीचे आ रहा है एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अब इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है? वो कहता है जी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर वो बन सकता है जिसने कोई टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो अपनी डिग्री में, और फिर वो 1 साल तक किसी ऐसे लॉ फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या कहीं वो 1 साल उनके पास प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करने के बाद FBR एक एग्ज़ाम लेगा, उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, तो अगर वो पास कर जाता है तो फिर उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा ITP का, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का। अब वो ITP जो है वो भी कमिश्नर के सामने अपीयर हो सकता है, कमिश्नर अपील के सामने अपीयर हो सकता है, और एपलेट ट्रिब्यूनल में हो सकता है। जैसे चौधरी साहब का केस है, इनका उस दिन हमने देखा मास्टर्स में इन्होंने टैक्स पॉलिसी पढ़ा हुआ है, टैक्स का सब्जेक्ट है। अब इनके लिए ये होगा कि एक ये पेश करेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन किसी अकाउंटेंट में जो इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है जी मैं 1 साल तक फ़लाँ अकाउंटिंग फ़र्म फ़लाँ के पास रहा हूँ, तो अब मैं इसमें आना चाहता हूँ। वो इनका एग्ज़ाम लेंगे और ये कुछ इंटरव्यू लेंगे, ये चीज़ों इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, टैक्सेशन के बारे में, और ये हो जाएंगे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। तो फिर इनको ला के बगैर ही ये 3 फोरम पे ये मैडम के बराबर जा सकेंगे। अच्छा, ये तो हो गया मेरा ख्याल है, इसके हवाले से तो आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो गए। आगे क्या लीगल इंटीग्रिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब सेक्शन 3 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन क्लास A कह रहा है नो पर्सन हु हैज़ बिन डिसमिस्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विसेज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी इंटाइटल टू रिप्रेजेंट अ टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 1। कि ऐसा बंदा जो डिसमिस हुआ हो, जॉब में था, जॉब से डिसमिस हो गया, वो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे ITP की डिग्री हो, जो भी डिग्री हो, वो नहीं अपीयर हो सकता। ठीक हो गया। B है नो पर्सन हैविंग resign from the service after have been employed income tax department for not less than 2 years shall be entitled to represent taxpayer under subsection 1 for the period of 2 years from the date of resignation। अगर कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर है और वो रिज़ाइन कर देता है, रिज़ाइन करने के 2 साल तक वो अपीयर नहीं हो सकता, 2 साल तक उसको नहीं अपीयर होना, वो उसमें रहेगा। सब सेक्शन C है, सब क्लास C, सॉरी क्लास C, नो पर्सन हैविंग रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी इंटाइटल टू रिप्रेजेंट टैक्स पेयर अंडर सब क्लास 1 फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कि वो किसी ऐसे केस में जो रिटायरमेंट से 1 साल तक वो किसी में अपीयर नहीं हो सकता। ठीक है। डेट ऑफ इन एनी केस in which the person has made approved as the case may be any order of assessment, refund or appeal within 1 year before the date of retirement। कि अगर उसने कोई केस बनाया है या किसी भी केस में, तो 1 साल के अंदर वो किसी भी केस में अपीयर नहीं हो सकेगा। और नो पर्सन हु हैज़ बिकम insolvent shall be entitled to represent a taxpayer under subsection 1 for so long as insolvency continue। कि अगर कोई बैंक करप्ट हो गया है और बैंक करप्सी जब तक उसके कंटिन्यू है, जब तक उसमें से निकलता नहीं है, तो वो भी कहीं अपीयर नहीं हो सकता। क्लास E नो पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन रिलेशन टू any income tax proceedings under this ordinance shall be entitled to represent taxpayer under subsection 1 for such period as the commissioner may by order writing in determine। अगर कोई बंदा इसमें कन्विक्टेड हुआ है, किसी केस में कोई वो इन्वॉल्व हुआ है टैक्स फ्रॉड में या किसी केस में, तो कमिश्नर उसका अगर डिसकंटिन्यू कर देता है तो देन भी वो अपीयर नहीं हो सकता।
सब सेक्शन 4 है वेयर एनी लीगल प्रैक्टिशनर, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। ये जब आप बन गए, आपने आपको लाइसेंस मिल गया, और मैडम का तो लाइसेंस है ही है, आपका मिल गया और आप जाके अपीयर होना शुरू होंगे, तो फिर क्या है, वेयर एनी लीगल प्रैक्टिशनर आर अकाउंटेंट इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, कि आपकी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसमें आप गिल्टी फाउंड हो जाते हैं, साबित हो जाता है, by any authority entitled to take disciplinary action against the legal practitioner or accountant, an order passed by the authority shall have effect in relation to any right to represent taxpayer under subsection 1 as it has in relation to a person's right to practice a legal practitioner or accountant। तो अगर वो कहीं में गिल्टी होता है और उसकी कोई अथॉरिटी, मसलन बार कौंसल है, वकला के लिए लेती है एक्शन, अकाउंटेंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट एंड मैनेजमेंट, और उस मिसकंडक्ट का कर देते हैं, उसको प्रूफ हो जाता है, तो वो फिर उस पीरियड में नहीं अपील हो सकेगा। सब सेक्शन 5 है वेयर एनी पर्सन अदर दैन द पर्सन टू होम सब सेक्शन अप्लाइज, जहाँ कोई दूसरा 15, जिसमें एक तो सब सेक्शन 4 में आ गया ना, जिनका हमने अकाउंटेंट और दूसरे का किया है, इज़ फाउंड गिल्टी। अब बाकी रह गए इसमें, तो क्योंकि प्रैक्टिशनर और अकाउंटेंट की बात की थी, अब जो बाकी लोग हैं, जिसमें मसलन हमने वो रिलेटिव्स की बात की या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की बात की, इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स the commissioner may by an order in writing direct the person seized to represent of taxpayer under subsection 1 before the commissioner appeal or appellate tribunal। तो जिस तरह उनको किया है इसी तरह बाकी भी अगर कोई होता है तो वो करते हैं, तो उनको फिर वो उनकी सीज कर दी जाएगी रिप्रेजेंटेशन। सब सेक्शन 6 है द कमिश्नर शैल नॉट मेक एन ऑर्डर अंडर क्लाज ई of subsection 3 or subsection 5 in respect of a person unless the commissioner has given a person reasonable opportunity to be heard। तो कमिश्नर कहते हैं जी ऑर्डर नहीं कर सकता जब तक कि इनको एक हेयरिंग ना दी जाए, कि इनको सुन जाए, सुनने के बाद फिर उसको वो कर सकते हैं, लेकिन सुनना ज़रूरी है। सब सेक्शन 7 है एनी पर्सन अगेंस्ट होम an order under clause E or subsection 3 or subsection 5 has been made may within 30 days of the service of the notice of order appeal to the board to have been order cancelled, कि वो उसकी अपील भी कर सकता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वो अपील करेगा कि वो उसका ऑर्डर कैंसिल किया जाए विदिन 30 डेज, यानी कि उनके लिए भी अपील का हक है। सब सेक्शन 8 है द बोर्ड में एडमिट एन अपील आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब, वो जो कि 30 डेज़ की बात हो रही है। सब सेक्शन 7 इफ़ सेटिस्फाइड दैट द एप्लेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशेंट काजेज फ्रॉम लॉजिंग ऑफ अपील विद इन द पीरियड, कि वो अगर उससे सेटिस्फाई होता है कि उसने पीरियड विद इन पीरियड लॉज की है, तो सेटिस्फैक्शन है तो वो उसको कर देगा। 9 है नो ऑर्डर मेड अंडर क्लाज ई subsection 3 or subsection 5 shall take effect until 30 days after the notice in order served on the purpose where the appeal has been lodged under subsection 7 until the disposal of the appeal। अब यह है कि उसके पास अब अपील का हक आ गया ना, क्योंकि कि विदिन 30 डेज उसने अपील करना है। मैडम जी भी ये जानती होंगी कि जब किसी के खिलाफ केस होता है ना, तो उसके पास अपील का हक होता है, कमिश्नर अपील के पास जाने का, तो 30 डेज़ के अंदर उससे रिकवरी फिर नहीं करते, 30 डेज़ में वेट करते हैं कि अगर उसके अपील कर दी है तो फिर वो रिकवरी नहीं करेंगे, अगर नहीं की तो फिर कर लेंगे, कि वो अपना हक यूज़ करने की उसको इजाज़त होती है। जी सब सेक्शन 10 है द बोर्ड में मेक अ रूल अंडर सेक्शन 237 फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एंड रिलेटेड मैटर इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सच प्रैक्टिशनर। अब इसके रूल भी हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाना था, वो भी मैं शामिल करता, लेकिन वो मैंने ज़बानी बता दिए हैं कि वो कहता है जी वो बोर्ड रूल भी बना सकता है कि किस तरह से इनका मिसकंडक्ट के बारे में बात की जाएगी या इनको कैसे आपने चुनना है। ये जो बातें मैंने बताई हैं उधर तो सिर्फ उसने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लिखा था ना,
जो बातें मैंने बताई हैं कि उसकी सर्विस करनी चाहिए 1 साल की, और जिसके पास वो सर्विस कर रहा है वो उसके 10 साल उसके पास तजर्बा पहले होना चाहिए, जिसके उसको सर्टिफिकेट दिया है कि मेरे पास 1 साल सर्विस की है, तो फिर वो एग्ज़ाम लेगा। ये सारी बातें रूल्स में हैं। तो ये इसकी बात कर रहा है कि बोर्ड के रूल भी बना सकता है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के रिगार्डिंग। सब सेक्शन 11 है, इन दिस सेक्शन अकाउंटेंट मीन। अच्छा, ये मैं वैसे पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लॉ की लैंग्वेज है, हम पढ़ लेते हैं क्या है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 हो सकता है। ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद इन मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966 हो सकता है। ए मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बाय द बोर्ड, या इसके अलावा कोई अकाउंटिंग बॉडी हो सकती है, जैसे ACCA किसी ने किया है, या फिर बाहर की कोई डिग्री किसी ने की है, किसी अकाउंटिंग बॉडी से उसने अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो बोर्ड अगर उसको चाहे तो उसको भी कर सकता है। अब इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स जो है, इसकी भी तफसील थोड़ी सी मैंने लिख दी है। क्या जी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स मीन अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एज सच बाय द बोर्ड बीइंग अ पर्सन हु पोजेसिस सच क्वालिफिकेशन एज मी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो उसमें रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जो क्वालिफिकेशन रूल्स में बताई गई है, उस क्वालिफिकेशन वो हो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, और हु हैज़ रिटायर्ड आफ्टर पुटिंग द सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, अगर वो किसी ने लॉ नहीं किया हुआ, ये चाहिए पे है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुआ है फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर इन द पोस्ट और पोस्ट नॉट बिलो द इनकम टैक्स ऑफिसर, कि वो एटलीस्ट 10 साल ऐसी पोस्ट पे रहा हो जो इनकम टैक्स ऑफिसर से कम की ना हो, तो वो भी इन सारी चीज़ों में आ सकता है। तो ये थे मेरा ख्याल है ये सारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के फंक्शन और उस चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो बताएं, इसके रिलेटेड होने चाहिए मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से। तो इसका मुकम्मल समझ गए? मेरा ख्याल है आपने आने से पहले यही क्वेश्चन किए थे मुझे, है ना? हाँ, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये होना चाहिए था लेक्चर। ले जी, उम्मीद है कि आप भी सारा समझ गए होंगे कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किस तरह बन सकता है। आपने अगर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है, या आपने लॉ किया हुआ है, लीगल प्रैक्टिशनर बनना है, इनकम टैक्स को डील करना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, तो आप अपीयर हो सकते हैं कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील के पास और एपलेट ट्रिब्यूनल में। तो उम्मीद है आप हर चीज़ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सीखें और दूसरे भी टैक्सेशन सीखते रहें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।